Morning 12th class. How are you? Fine? Okay. Welcome you in today's class. So today we are starting our new chapter from your Flamenco, the poem which a thing of beauty. That is written by the famous romantic poet John Keats. Have you heard the name of John Keats? I hope you would have heard. He is a famous English poet. A Thing of Beauty. The title, as you heard the title, what comes in your mind at once? क्या आता है आपके दिमाग में? जैसे ही आपने सुनते हैं टाइटल ए थिंग ऑफ ब्यूटी, तो एकदम से दिमाग में क्या आता है हमारे? क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए थिंग ऑफ ब्यूटी? वेरी सिंपल, एक सुंदर चीज। ठीक, तो यहाँ पर जो पोएट है उसका मतलब सुंदर से ब्यूटीफुल फेस या ब्यूटीफुल कलर से खाली नहीं है कि जो सुंदर चीज़ है, ऐसा नहीं है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी से मतलब उसका है एवरीथिंग दैट यू लाइक, दैट यू एंजॉय, ना, जिसमें आपको अच्छा लगता है, जिसे आप पसंद करते हैं, वो हर चीज़ सुंदर है। हम कहते हैं ना कि जो ब्यूटी लाइज नॉट इन द थिंग्स, ब्यूटी लाइज इन द व्यूअर्स आइज। तो हर वो चीज़ सुंदर है जिसे हम पसंद कर रहे हैं या जिसको हम एंजॉय कर रहे हैं, है ना। ये तो मतलब ये है। पहले हम थोड़ा पोएट के बारे में जान लें कि हु इज़ जॉन कीट्स एंड व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिज राइटिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज of all the great poets of the early 19th century, John Keats। कहाँ बॉर्न हुआ इनका? 1795 में इनका बॉर्न हुआ और डेथ इनकी हुई 1821। तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ अर्ली एज ही डाइड, कितनी कम उम्र में उनकी डेथ हो गई थी। अंदाज़ा लगा सकते हैं आपके, ओनली 26 ईयर, केवल 26 ईयर की एज में the poet John Keats was died. Even then, his writings made him renowned poet, made him so famous poet कि आज आप जो हैं कितने साल बाद, 1821 के बाद कितने साल हो गए? सोचिए, आप 2020 में हैं, है ना। तो 200 साल बाद भी हम उनकी लिखी हुई उसको पढ़ रहे हैं, तो दैट मीन्स कि उन्होंने कितना अच्छा लिखा होगा कि जो आज तक के आपकी जनरेशन को भी उनकी पोएम्स पढ़ाई जा रही है। जिस पोएट ने कितना लिखा होगा, उन्होंने 26 की एज तक आदमी कितना काम कर सकता है? सोचिए, आप 26 की एज में तो लोगों की अर्निंग में एजुकेशन भी पूरी नहीं होती है आज के टाइम में, तो है ना। 30 ईयर्स तक तो पढ़ते ही रहते हैं, कब वो जॉब करेंगे, कब अपना प्रोफेशन स्टार्ट करेंगे। लेकिन उन्होंने 26 की एज में वो भी इतना काम कर चुके थे कि आज तक जो है वो उसी तरह से एक रिनॉन्ड पोएट्स की लिस्ट में उनका जो नाम है, प्रोमिनेंट नेम है जॉन कीट्स। एंड ही इज़ नोन एज अ रोमांटिक पोएट। रोमांटिक पोएट मैंने आपको पहले भी बताया था, वर्ड्सवर्थ के बारे में, है ना, 9th क्लास में भी बताया था, ब्राउनिंग के बारे में। तो रोमांटिक पोएट किसको बोलते हैं? जो आशावादी पोएट होते हैं, है ना, जो हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखते हैं, उनको हम जो है क्या बोलते हैं? जो हर चीज़ में प्यार की ढूंढ लेते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? रोमांटिक पोएट बोलते हैं। तो जॉन कीट्स इज ऑल्सो नोन एज अ रोमांटिक पोएट। वॉज द लास्ट टू बी बॉर्न एंड द फर्स्ट टू डाई, यानी जब वो पैदा हुए 1795 में और जब उनकी डेथ हो गई ओनली 1821 में, यानी ओनली इन द वेरी यंग एज ऑफ 26 ईयर ओल्ड। बॉर्न इन द 1795 इन द सिटी ऑफ लंदन, लंदन में उनका जन्म हुआ। टू ए पुअर स्टेबल पीपल, स्टेबल जानते हैं किसको बोलते हैं? स्टेबल, हैव यू हर्ड द वर्ड स्टेबल? यस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मेनी टाइम्स आई टोल्ड यू। ओके, स्टेबल मीन्स अस्तबल, जहाँ घोड़ों को रखा जाता है,
तो जब अस्पताल में घोड़े रखे जाए थे तो उनकी घोड़ों की देखभाल के लिए भी किसी को रखा जाएगा ना। तो उनके जो फादर थे उनका काम, वो उनका प्रोफेशन यही था कि वो अस्तबल में घोड़ों के कीपर थे। कीपर का मतलब होता है जो उनकी देखभाल करता है, उसको कीपर बोलते हैं। ठीक, तो इस ऐसे पुअर फैमिली में उनका जन्म हुआ था। He was brought up amid surroundings and influences by no means calculated to awaken poetic genius. उनका जो लालन पालन हुआ या उनकी जो परवरिश हुई उसमें ऐसा कोई माहौल नहीं था जिसमें कि ये कहा जा सके कि हाँ इसने, इनके इस सिचुएशन ने, उनके इन सर्कमस्टांसेस ने हेल्प हिम टू बिकम ए पोएट। पोएट बनने के लिए उनके घर में कोई एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी नहीं थी जिसके बीच में वो रह के पढ़े हुए हैं तो इसलिए उनका टेस्ट जो है पोएट का बन गया हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। कोई उनके सराउंडिंग जो है इंटेलेक्चुअल लोगों की नहीं थी। जिसे rendered an orphan at the tender age of 15, he was apprenticed as a surgeon by his guardian Mr. Abbey, और only in age of 15 में वो ऑर्फन हो गए थे, अनाथ। उनके दोनों पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। दोनों पेरेंट्स थी मदर एंड फादर, दोनों की उनकी डेथ हो चुकी थी। तो जो उस टाइम उनके जो गार्जियन बने, संरक्षक बने, जिन्होंने उनका लालन पालन किया, मिस्टर एबे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सर्जन की दुकान पे उसको, सर्जन की उस पर क्लिनिक पर उसको अप्रेंटिस के लिए लगा दिया। अप्रेंटिस बोलते हैं सीखना किसी काम को, प्रैक्टिस करके सीखने को अप्रेंटिस बोलते हैं। आपने कहीं इस पर सुना होगा ना कि आजकल उनकी अप्रेंटिस चल रही है, बीटेक कर लिया या डिप्लोमा कर लिया, आजकल वो अप्रेंटिस कर रहे हैं। एमबीबीएस कर लिया, आजकल क्या कर रहे हैं, अप्रेंटिस कर रहे हैं, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, जब आप जो प्रोफेशन जिसको आप अपना रहे हैं उसको आप प्रैक्टिस करके सीख रहे हैं किसी के पास। थ्योरी आपने पढ़ ली, लेकिन इन्होंने कोई थ्योरी भी नहीं पढ़ी, सिर्फ प्रैक्टिस से सीखा। आपने देखा होगा जो कंपाउंडर होते हैं डॉक्टर के पास रहते हैं, अगर वो 10-12 साल रहने लगे तो आगे डॉक्टर को खुद बन जाते हैं। उन्हें खुद पता चल जाता है कि इस बीमारी में क्या दवाई देनी है, ये सिम्टम्स कौन सी बीमारी है। तो कैसे सीखा उन्होंने कोई किताब तो नहीं पढ़ी, सिर्फ कंपाउंडर का काम करते थे असिस्टेंट का डॉक्टर को। तो हाउ दे लर्न, बाय प्रैक्टिस, डूइंग प्रैक्टिस, है ना। तो प्रैक्टिस जो है वही आदमी को परफेक्ट बनाती है। तो इस तरह से उन्होंने मिस्टर एबे, however, as soon as he was of age, he abandoned the medical profession to devote his life to literature, as he realized that poetry was his true vocation. लेकिन उन्होंने जल्दी ही ये रियलाइज़ कर लिया कि ये काम उनके लिए नहीं है। कौन सा, डॉक्टर के यहाँ प्रैक्टिस का जो काम कर रहे थे, जो उनके गार्जियन ने उनको लगाया था, तो इसलिए उन्होंने जल्दी ही छोड़ दिया, क्योंकि वो समझ गए थे कि मेरे जो अंदर अर्ज है वो कौन सी है, मेरा जो मतलब जो काम मेरे को पसंद है वो क्या है, पोइट्री। उन्होंने अपनी जो स्किल थी उसको पहचान लिया, इसलिए उन्होंने उसको छोड़ दिया और पूरा लाइफ फिर उन्होंने क्या उसको डिवोट कर दी। अपनी पूरी लाइफ क्या थी, 26 की एज थी, पूरा टाइम लिटरेचर। एंड दैट्स वाई he received much encouragement and inspiration from his friends, Lee, Hunt, Hayden, etc. जो उनके फ्रेंड्स थे उनसे उन्हें बहुत इंस्पिरेशन मिली, उन्होंने उनको बहुत प्रोत्साहित किया लिटरेचर का प्रोफेशन अपनाने के लिए, यानी पोइट्री के लिए। एंड पब्लिश हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम इन 1817। यू कैन रियलाइज 1817 में उनकी पहली पब्लिश हुई थी, क्या, जब वो सिर्फ 22 साल के थे। 1817 में उनकी जो की क्या थी, पहली जो है पोएम्स का वॉल्यूम, यानी बहुत सारी पोएम्स को एक जगह आपने बुक में कर दिया, संकलित कर देना उसको और फिर उसको पब्लिश करना, दैट इज कॉल्ड उनका पहला पोइट्रिक वॉल्यूम जो है पब्लिश हुआ। ब्रेविंग इज इल हेल्थ, क्योंकि उनकी को एक गंभीर बीमारी लग चुकी थी और वो उनकी हेल्थ ख़राब चल रही थी, तो अपनी बीमारी से जूझते हुए हिज फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स एंड द हॉस्टाइल क्रिटिसिज्म ही रिसीव्ड फॉर हिज सेकंड वॉल्यूम। अपनी फाइनेंशियल कंडीशन उनकी बहुत ख़राब हो गई थी और बहुत ज़्यादा उनको चारों तरफ से क्रिटिसिज्म मिल रहा था। ही रिसीव्ड फॉर हिज सेकंड वॉल्यूम, जो उनका सेकंड वॉल्यूम निकला, ही कंटिन्यूड अनडिटर्ड गिविंग हिज बेस्ट क्रिएशन। लेकिन उसके बावजूद भी वो जो उनका बेस्ट था, क्या, पोइट्री लिखने के लिए सबसे अच्छी जो कविताएं थी वो अपनी कविताएं लिखते रहे। सारे सर्कमस्टांसेस उनके रिवर्स थे, अगेंस्ट थे, उनके फेवरेबल नहीं थे। फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, हेल्थ ठीक नहीं थी और दूसरे चारों तरफ से बहुत क्रिटिसिज्म मिल रहा था, आलोचना कर रहे थे
जो उन्होंने लिखा था उसके लिए। फिर भी वो लिखते रहे। एंड द ग्रेट ऑड इन द लास्ट फेज ऑफ हिज लाइफ, कीट्स ब्रीथ हिज लास्ट इन February in 1821. At the age of 26, Keats is rated among the greatest poet of England. 26 की एज में चले जाने के बावजूद भी जो कीट्स हैं, जॉन कीट्स हैं, उनकी जो क्या है स्थान है, उनकी गणना है किसमें की जाती है? इंग्लैंड के जो नंबर 1 क्लास के जितने भी पोएट हैं उनमें से जॉन कीट्स का नाम लिया जाता है। ठीक, फर्स्ट क्लास जो पोएट माने जाते हैं। कि आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं आज 200 साल बाद भी आप उनके पोएम पढ़ रहे हैं, है ना। इसलिए अब हम थोड़ा पोएम के बारे में जान लें। पोएम मैंने जैसे बताई क्या है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ये एक क्या है, एक छोटा सा अंश है, एक्सॉल्ट, यानी ये पूरी जो आपके कोर्स में 3-4 पैराग्राफ हैं, ये छोटा सा अंश है। कहाँ से? जो उन्होंने वॉल्यूम लिखा था बड़ा, जिसको एंडीमियन बोलते हैं, ठीक है, फ्रॉम कीट्स पोएम एंडीमियन, ए पोएटिक रोमांस। नाम था उनका क्या? एंडीमियन, ए पोएटिक रोमांस, यानी पोएम में आप जो है क्या कर रहे हैं, रोमांस कर रहे हैं। ठीक, वर्क ऑफ हिज अर्लीस्ट क्रिएशन, जो उनकी जब उन्होंने लिखना शुरू किया था उस टाइम पीरियड में, यानी जब स्टार्ट ही किया था लिखना पोएट्री, उस टाइम में उन्होंने लिखा था, विच अपेयर्ड इन द वॉल्यूम ऑफ पोएम्स पब्लिश्ड इन 1880। और जब ये उनको मैंने बताया ना कि उनका सबसे पहला वॉल्यूम उसमें आया 1817 में, फिर दूसरा 1818 में आया, तो उसमें ये इनकी पोएम छपी थी। The poem is based on the classical Greek myth of the love of the moon goddess Cynthia for a young shepherd. उस पोएम में जो एंडीमियन नाम की उनकी पोएट की वॉल्यूम था, तो उसमें उन्होंने किसके बारे में मेनली लिखा है कि वहाँ की उनके इंग्लैंड की जो गॉडेस, मून गॉडेस है, ठीक है, तो वो उसका नाम क्या है? सिंथिया। और वो किससे प्यार करती है? एक शेफर्ड। शेफर्ड किसको बोलते हैं? चरावा, जो भेड़े चराते हैं जंगल में, उनको बोलते हैं ना चरावा। तो वो एक शेफर्ड से जो है वो प्यार करती हैं, यंग शेफर्ड प्रिंस एंडीमियन, उसका नाम है एंडीमियन। अकॉर्डिंग टू हिज क्लासिकल स्टोरी, सिंथिया डिसेंडेड फ्रॉम हेवन। ऐसा माना जाता है उस कहानी में कि जो गॉडेस सिंथिया जो मून गॉडेस है, वो कहाँ रहती होगी? ऑब्वियसली हेवन में, आकाश में। हम जितने भी देवी देवता हैं उनका स्थान कहाँ मानते हैं? अपने से ऊँचे मानते ना। स्वर्ग हम क्या बोलते हैं? ऊपर बोलते, कभी नीचे नहीं बोला स्वर्ग में जाना है, ऊपर बोलते हैं, यानी अपने से ऊंचा। जो भी रिस्पेक्टेबल थिंग होगी या जिसको आप अपने से बड़ा समझते होगे, उसको हम अपने से ऊपर देखते सोचते हैं। ठीक, तो इसलिए उन्होंने कहा कि हेवन से गॉडेस सिंथिया जो है नीचे आती है, क्या करने के लिए? टू किस हर बिलवेड एंडीमियन स्लीपिंग इन एवरलास्टिंग यूथ ऑन द टॉप ऑफ माउंट लेटमस इन कैरिया। कैरिया में जो माउंट लेटमस है पहाड़, उसके ऊपर वो लेटा हुआ है जो उसका बिलवेड है, कौन? जो शेफर्ड, जिसको बताया है एंडीमियन, तो उसको किस करने के लिए आती है? द एन्चेंटेड यूथ रिजॉल्व टू सीक हर आउट एंड सो वॉन्डर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट एंड डाउन अंडर द सी। और वो चली जाती है, अब वो शेफर्ड उसको सारा ढूंढ रहा है, कभी समुद्र में, कभी जंगल में, चारों तरफ उसको ढूंढ रहा है। द पोएम एंडीमियन एज कीट्स हिमसेल्फ रोट टू वन ऑफ हिज फ्रेंड इज ए टेस्ट ऑफ हिज पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड इन्वेंशन। उन्होंने अपने दोस्त को लिखा था कि जो पोएम है क्या, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी एंडीमियन जो उन्होंने लिखा पोएटिक रोमांस, तो ये क्या है? इट इज द हाइट ऑफ हिज इमेजिनेशन एंड इन्वेंशन, कि मैं कितनी कल्पना कर सकता हूँ। पोएम क्या होती है? आपकी कल्पना शक्ति तो में कल्पना ही तो है। एक तरह से आपने मान लिया कि बारिश जो है वो बात कर रही है, रेन नीचे आ रही है, मान लिया कि मून गॉडेस जो है वो नीचे आ रही है और उसको किस कर रही है, तो ये सब क्या है? इमेजिनेशन ही है ना। तो पोएम में हम क्या करते हैं? इमेजिन तो करते हैं। तो कह रहे हैं कि मैं इसमें जितनी ज़्यादा इमेजिन कर सकता था, हाइट की जो थी, पीक था, वहाँ तक मैंने अपने इमेजिनेशन और इन्वेंशन को इस पोएम के थ्रू टेस्ट किया। ठीक, तो अब हम इसमें क्या करेंगे? पढ़ेंगे पोएम को, जो क्या है? ए थिंग ऑफ ब्यूटी। लेट्स स्टार्ट द पोएम। फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। आपने ये प्रोवर्ब भी सुनी होगी, प्रोवर्ब भी है ना ये, क्या? कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। ये जो पहली लाइन है, इसी में ही इस पूरी पोएम की थीम जो है वो डिपिक्ट होती है। A thing of beauty is joy forever means, poet means to say कि everything that seems good, that seems beautiful, which you like, which you enjoy,
उसका जो आपने एंजॉय किया, उसको जो पसंद करते हुए, जो देखते हुए जो आपने जो एंजॉय किया, जो आपको खुशी मिली, एंजॉय किया, वो कभी ख़त्म नहीं होगा, वो एवर लास्टिंग होता है, नेवर एंड्स। सपोज आपने अभी जो है क्या एंजॉय किया, अपनी टीचर्स डे एंजॉय किया या चिल्ड्रन डे एंजॉय किया या कोई मैरिज अटेंड की, ठीक है। अब जिस टाइम आप मैरिज अटेंड कर रहे थे या अपने फ्रेंड के बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे थे, होटल में जाके वहाँ केक काट रहे थे, दोस्तों के साथ जो है बातें कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, गपशप कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, तो वो 2 घंटे बाद ख़त्म हो गया जब आप घर आ गए। लेकिन जिस बार भी आप उस टाइम पीरियड जो आपने बिताया है उसको बैठ के याद करेंगे या उसकी फ़ोटो देखेंगे, तो अगेन यू विल एन्जॉय सेम एज यू वर एंजॉइंग दैट टाइम व्हेन द इवेंट वाज अकरिंग। कि जिस टाइम वो घटना हो रही थी, जिस टाइम ऐसे आप एंजॉय कर रहे थे, तो जैसे ही आप उसकी कभी पिक देखेंगे या उसको बैठ के याद करेंगे, तो सेम जो है आप अकेले बैठे मुस्कुरा रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे, गुदगुदी हो रही होगी, याद करके कि कैसे कर रहे थे। तो व्हाट डज पोएट मीन टू से? पोएट मीन्स टू से ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉरएवर, मीन्स कि वो हर चीज़ जो आपको सुंदर लग रही है, जो आपको अच्छी लग रही है, जो आपको एन्जॉयबल लग रही है, जो आपको टेस्टी लग रही है, चाहे वो खाने की है, चाहे देखने की है, चाहे पहनने की है, काहे की भी है, जिस चीज़ को आप एंजॉय कर रहे हैं, जिसको करने में आपको खुशी मिल रही है, तो वो खुशी सिर्फ उसी पल के लिए नहीं है, इट इज़ फॉरएवर। जब भी आप उस पल को दोबारा याद करेंगे, तो अगेन यू विल एंजॉय सेम एज यू वर एंजॉयिंग व्हेन एक्चुअली द इवेंट यू अटेंडेड और यू सॉ द थिंग। कोई आप पिकनिक पे गए, तो पिकनिक जब खत्म हो गई, घर आ गए, तो 10 साल बाद भी जब आप उस पिकनिक में जो एंजॉय किया था, उसको देख के फिर आप याद करके फिर वैसे ही खुश हुए। आपने मैरिज शादी हुई, वहाँ पे आपकी फ़ोटो आप एल्बम देख रहे हैं, तो वो एल्बम देख कर आप ऐसे ही थ्रिल लगेगा जैसे आज जिस टाइम वो घटना हो रही है। आपको एकदम से वो याद आ जाए उस टाइम कैसे हो रहा था, कैसे हंस रहे थे, कैसे खिलखिला रहे थे, तो वो सारी चीज़ें आपके मेमोरी में दोबारा से रील चलने लगती है। इट मीन्स टू से कि मेमोरी से वो जो हमारी खुशी है, जो उस पल हमने एंजॉय करते हुए ली थी, वो खुशी हमेशा के लिए यहाँ अंकित हो जाती है कि किसी के साथ वो आज इस दुनिया में नहीं है, आपका है कोई अपना, लेकिन उसके साथ जो आपने अच्छा समय बिताया है, जो उसने आपको खुशियाँ दी हैं, तो जब आप बैठ के याद करोगे तो फिर से वो सारी रील चलनी शुरू हो जाएगी ना, फिर से आप वो अच्छा टाइम याद करके खुश हो रहे होंगे। तो ये यहाँ पर कोई करने का मतलब है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इट नेवर लास्ट, इट नेवर गो नथिंग, शून्य कभी नहीं होती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। नथिंगनेस से क्या मतलब है? नथिंगनेस से मतलब है कि जो कभी भी खत्म नहीं होती है, जो कभी भी विदाउट, जिसका कभी एंड नहीं होता है, विदाउट एन एंड, जो कभी ज़ीरो नहीं होती है, उसको बोलते हैं नथिंगनेस। इस लवलीनेस, उसकी सुंदरता बल्कि और बढ़ती जाती है जैसे जैसे टाइम पीरियड बीतता है। ए बावर क्वाइट फॉर अस एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। व्हाट डज इट मीन? कि ए बावर पास इनटू नथिंगनेस, कभी खत्म नहीं होती है, बट विल कीप ए बावर। एक बावर से यहाँ पर क्या मतलब है कि वो जो है हमारे ऊपर क्या है, एक ऐसा छायादार पेड़ की तरह बन जाती है। वो खुशी जिसको हमने एंजॉय किया था या जो पल हमने बिताया था, बाद में उस घटना के खत्म हो जाने के बाद वो हमारे ऊपर कैसे काम करती है, जैसे हमें कोई पेड़ छाया दे रहा हो, ठंडक दे रहा हो। जब हम कहीं धूप में चल रहे हैं गर्मी में और किसी पेड़ के नीचे से गुजरते हैं तो कैसे इतना सुकून मिलता है, फिर वहाँ पे वहीं बैठ जाओ। तो वो जो उसकी लवलीनेस है, उसको यहाँ पे उसने सीधी दी, ए बावर क्वाइट फॉर अस, मेटाफर दिया बल्कि, एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम। वो एक ऐसी नींद की तरह है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छे सुहाने सपने आते हैं, यानी बहुत अच्छी साउंड स्लिप आती है और सपने आते हैं। आपने देखा है कि अगर आप जो है कोई हॉरर मूवी देख के सो रहे हैं, तो वो उसमें जब सो जाएंगे तो उसमें भी अगर कोई चाकू लेके आपकी तरफ आ रहा है। लेकिन अगर कोई आप अच्छी किताब पढ़ रहे हैं या कोई अच्छी म्यूज़िक सुन रहे हैं और कोई अच्छी इवेंट घटना याद कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, तो अगर आप सोएंगे तो उसमें भी आपको क्या आएंगे? अच्छे सपने आएंगे, आपको नींद भी
बहुत अच्छी नींद आई। कई बार उठ जाते हैं रात को नींद ही नहीं आई, पता नहीं क्या क्या दिखाई देता है। कई बार उठ के मैं जो है वॉशरूम गई, कई बार ऐसा होता है। और कई बार ऐसा, अरे भाई आज तो जैसे सो गए पता ही नहीं चला कैसे सो गए। तो क्यों? क्योंकि अगर हम खुश होंगे, जिस टाइम सो रहे होंगे, हैप्पी मूड में हम लेटेंगे, तो हमें नींद भी अच्छी आएगी। कोई अच्छी घटना को याद कर रहे हैं हम, तो उसके बाद हम सोने जा रहे हैं बिस्तर पे, तो डेफिनेटली द स्लीप विल बी फुल ऑफ ड्रीम्स। क्यों? क्योंकि हमारे उस टाइम खुश हैं, हम कोई अच्छी चीज़ याद करके सोए। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो जो अच्छा है हमारे जीवन में, जो एन्जॉयबल है, जो जॉय है, इट नेवर लास्ट, इट नेवर गो नथिंगनेस, रादर इट इंक्रीज डे बाई डे इन लवलीनेस। उसकी सुंदरता और बढ़ती जाती है। वो हमारे ऊपर इस तरह से है कि जैसे एक जो है कोई अच्छी जगह जो है, या कोई शेड जो है जो पेड़ की, वो हमारे ऊपर हो। एंड फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। और जब हम खुश होते हैं, रात को अच्छी नींद सोते हैं, सुबह अच्छे मूड में उठते हैं, अच्छी अच्छी जो है पॉजिटिव थिंकिंग हमारे दिमाग में रहती है, तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है। यानी अगर आप हमेशा खुश रहेंगे, अच्छी चीज़ों को याद करेंगे जो आपके जीवन की हैं, दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, तो वो उसका जॉय कभी खत्म नहीं होगा। क्यों? वो क्या होगा? उससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपको नींद अच्छी आएगी, आपके सपने सुहाने आएंगे। जब आप अच्छी नींद सोएंगे तो डेफिनेटली सुबह अच्छे मूड पे उठेंगे, एनर्जेटिक होंगे, एंथुसियाज्म होगा काम करने के लिए, है ना। तो इससे क्या होगा? हेल्थ ठीक रहेगी जब आप अच्छे मूड में उठेंगे। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, क्वाइट ब्रीदिंग से यहाँ पर क्या मतलब है? क्वाइट ब्रीदिंग से यहाँ पर मतलब है कि वो जो है हमारे लिए कैसे होगा, उससे क्या मतलब है? जब वो कह रहा है कि क्वाइट ब्रीदिंग, इससे मतलब है कि उसका जो रेफरेंस यहाँ पर इसमें दिया है कि सेंस ऑफ पीस एंड सेरेनिटी दैट वन एक्सपीरियंस व्हेन ऑन सीइंग ब्यूटीफुल। जो सुंदरता चीज़ को, सुंदर चीज़ को देख के या याद करके जो शांति अनुभव हो रही है, जो पीस अनुभव हो रही है, जो आपको एक ट्रंक्विलिटी जिसको बोलते हैं वो फीलिंग आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो ब्यूटीफुल चीज़ है, इट एक्ट्स लाइक नरिशमेंट। नरिशमेंट जानते हैं किसको बोलते हैं? किसी चीज़ से आपको पोषण मिले, मतलब है कि नरिशमेंट जो है ऐसी चीज़ें खाएं जिनमें जो न्यूट्रिशन, ऐसी हर चीज़ खानी चाहिए। तो वो जो हमारे साथ अच्छी चीज़ें हैं वो हमें क्या देती हैं? न्यूट्रिशन देती हैं, नरिश करती हैं हमारी हेल्थ को। फॉर ए हेल्दी माइंड even not our body, even they nourish our mind also and relax us by driving away aggression and restlessness। अगर आप खुश रहेंगे, अच्छी चीज़ें याद करेंगे, हमेशा अच्छा सोचेंगे, आपको अच्छी नींद सोएंगे, अच्छे सपने देखेंगे, सुबह को अच्छे मूड में उठेंगे, पूरे दिन अपना इंतजाज से और पूरी जो है एनर्जेटिक वे में काम करेंगे, है ना। जो पूरी डेडिकेशन के साथ जो आपकी ड्यूटी है दिन में पढ़ने की, लिखने की, वो पूरी करेंगे, मम्मी को हेल्प करेंगे, सारे दिन अच्छी मम्मी से अच्छी अच्छी बातें करेंगे, फ्रेंड से अच्छी बातें करेंगे, पापा आएंगे, पापा को जो है पानी देंगे, तो आपका मूड कैसा रहेगा? पूरे दिन अच्छा रहेगा ना। जब आपका मूड अच्छा रहेगा तो आपको जो है क्या आएगी? पीस रहेगी आपके दिमाग में। जो एग्रेशन है वो नहीं आएगा। रेस्टलेसनेस का मतलब क्या होता है कि आप अजीब सी जो है परेशानी महसूस नहीं करेंगे। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो एक अजीब सी रेस्टलेसनेस हम जो है फील करते हैं। ये यहाँ पर उसका कहने का मतलब है। अब कम टू सेकेंड पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ, therefore and every morrow are we ready a flowery band to bind us to earth in spite of despondence of the inhuman dirt of noble nature, of the gloomy rays of all the unhealthy and overdarkened ways made for our search। अब यहाँ पर here the poet means to say, इसलिए on every morrow, morrow means here the following day, यानी आने वाला दिन। कौन सा? कल। कौन सी वाला कल? Which is आफ्टर टुडे, जो आज के बाद आएगा, उसको बोलते हैं मॉरो। तो पोएट क्या करते हैं? अपनी ब्यूटी को बनाने के लिए, किसकी? पोएट की, पोएम की ब्यूटी को मेंटेन करने के लिए ऐसे वर्ड यूज करते हैं। जैसे यू को दाऊ बोलते हैं, अधिकतर DHOU लिखा होता है, दाऊ यानी यू। ऐसे ही यहाँ पर टुमारो ना लिखे तो टी क्या बन जाएगा? थोड़ा वैसे कैसा बन जाएगा? सॉफ्ट अल्फाबेट नहीं है, तो इसलिए उसने यूज किया मॉरो। ऑन एवरी मॉरो, प्रत्येक कल, प्रत्येक आने वाले दिन से मतलब है ऑन एवरी मॉरो, हर आने वाले दिन में हम क्या करते हैं? आर वी रेडिंग ए फ्लावरी बैंड। रेडिंग का मतलब गूंथना, क्या करना? कुछ
कुछ अच्छी चीज़ फूलों को एक जगह पर इकट्ठे करके आप माला कैसे बनाते हैं? एक एक फूल को धागे में पिरो के, है ना? तो एक एक फूल जो वो क्या है, हमारी एक एक जो ब्यूटीफुल थिंग है हमारी लाइफ की, यानी हमारी जीवन की अच्छी यादें, अच्छे पल, अच्छे मित्र, अच्छे फैमिली मेम्बर्स, हमारा अच्छा मकान, एवरीथिंग जो हमारी लाइफ में सुंदर है, अच्छा है, उस हर एक जो अच्छी याद है उसको हम क्या करते रहते हैं? ढूंढते रहते हैं। वी आर गैदरिंग हर एक उस मेमोरी को, उस फ्लावर की मेमोरी को हम क्या करते रहते हैं? गूंथते रहते हैं। इसमें गार्डन की फॉर्म में एक माला में बना के अपने पास करते हैं। वरना ऐसे फूल बिखरे रहेंगे तो उधर हो जाएंगे ना, तो आप उसको क्या करते हो? उसको खजाने के रूप में सजा कर संभाल के रखते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब है ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू अर्थ। हम उसे क्या बना रहे हैं? बैंड, एक माला आप समझ लीजिए, गार्डन समझ लीजिए। बैंड का मतलब क्या होता है? जो ऐसे घेरा बना लेते हैं उसको बैंड बोलते हैं ना। हेयर बैंड जैसे हो गया, हैंड में जो पहनते हैं बैंड, फ्रेंडशिप बैंड। तो ऐसे क्या बना लिया हमने? उन फ्लावर को, अच्छी अच्छी मेमोरी को एक जगह पर ढूंढ के उनकी एक बैंड बना लिया, गार्डन बना लिया। उसको हमने अपनी मेमोरी में के ट्रेजर में संभाल के रख दिया। और जब भी हम उनको याद करेंगे, अगेन वी आर फीलिंग द सेम फीलिंग व्हेन वी वर एंजॉयिंग द सेम इवेंट। तो यहाँ पर क्या कहा उन्होंने कि बाइंड अस टू अर्थ। तो जब हम ये सारी अच्छी चीज़ें अपनी मेमोरी में संभाल लेते हैं तो क्या होता है इससे? वी आर एबल टू ए हैप्पी लाइफ ऑन दिस अर्थ। हम अपने आप को काबिल बनाते हैं इस पृथ्वी पर हम अच्छे से अपना जीवन बिता सकें। अगर हर टाइम हम कष्टकारी चीज़ों को याद करेंगे तो लाइफ इज़ ईजी? नो, इट विल बी वेरी टफ टू लीव। अगर हम सारा टाइम खराब चीज़ें सोचते रहेंगे और अच्छे मूड में नहीं रहेंगे, खुश नहीं रहेंगे, जब भी हम परेशान होते हैं थोड़ी देर के, तो क्या हम काम कर सकते हैं? क्या हम किसी से आराम से बोल पाते हैं जो हम गुस्से में होते हैं या दुखी होते हैं? नहीं। तो इसलिए वो क्या करें कि ये जो हमारे जीवन की ये अच्छी यादें हैं, इट मेक्स अस एबल टू लीव ऑन दिस अर्थ। टू लीव ऑन दिस अर्थ से मतलब क्या है? कि हम अपना जीवन जो है वो पूरे पीसफुली जो है वो बिता सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। क्योंकि लाइफ कोई ईजी तो है नहीं, डेली इसमें कोई ना कोई हमारे लिए चैलेंजेस खड़े रहते हैं विच वी हैव टू एक्सेप्ट, है ना? तो ये कहने का मतलब है बाइंड अस टू अर्थ। हम पृथ्वी पर जो है अपना जीवन अच्छे से बिता सकें, उसके लिए हमें ये समर्थ करते हैं। स्पाइट ऑफ डेस्पॉन्डेंस, इन स्पाइट ऑफ डेस्पॉन्डेंस, डेस्पॉन्डेंस निराशा, होपलेसनेस, उसको बोलते हैं डेस्पॉन्डेंस। तो यहाँ पर उनका क्या मतलब है कि वो कह रहे हैं कि जैसे जो उसने कहा कि हम कोई रोज़ाना जब अच्छे मूड में उठते हैं, अपनी अच्छी यादों को अपने साथ सहेजते हैं, तो वो सारी अच्छी यादें हमें सपोर्ट करती हैं अच्छा जीवन जीने के लिए। तो अदरवाइज द लाइफ वुड बी वेरी पेनफुल फॉर अस। वरना ये जीवन कैसा बन जाएगा? बड़ा मुश्किल बन जाएगा। तो इसलिए इन स्पाइट ऑफ डेस्पॉन्डेंस, इन स्पाइट के बावजूद, स्पाइट से मतलब है के बावजूद, डेस्पॉन्डेंस जीवन में निराशाएं, परेशानियां, चैलेंजेस, होपलेसनेस होने के बावजूद भी इनह्यूमन, हम देखते हैं हर व्यक्ति अमानवीय व्यवहार कर रहा है हमारे साथ। तो अगर हम उसके बीच में भी खुश बने रहते हैं, अपनी चैलेंजेस को रोज़ जो हमारी ड्यूटी है वो कर रहे हैं, उसके बावजूद भी डेडिकेशन के साथ, परफेक्टली, है ना? तो वो क्या है? वो हमारे साथ जो अच्छे पल बीते हुए हैं, जो हमारे अच्छे फैमिली मेम्बर्स हैं, जो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उनकी सब चीज़ों की जो यादें हैं वही हमें वो सारी पेनफुल थिंग्स के बीच में भी हमें क्या किए रहती हैं? सपोर्ट किए रहती हैं, ताकि हम इजीली अपना रास्ता बना के आगे बढ़ते रहें। क्या? ब्यूटीफुल थिंग्स, जो हमारे जीवन की अच्छी चीज़ें, सुंदर चीज़ें को यहाँ पे उसने कहा कि इसलिए द कीड्स एज ए वर्शिपर ऑफ ब्यूटी फेल्ट लाइफ ऑन अर्थ वुड नॉट बी वर्थ लिविंग। मतलब ये जीवन जीने लायक नहीं है। अधिकतर लोग ऐसा ही मानते हैं। विदाउट इट्स, किसके बिना? ट्रीट ऑफ ब्यूटी। यदि हम ब्यूटी के साथ ट्रीट नहीं करेंगे, यानी सुंदरता को नहीं देखेंगे, सुंदरता को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सुंदरता को अपने साथ याद नहीं रखेंगे, तो इट्स लाइफ इज़ वेरी डिफिकल्ट। ये कहने का मतलब है। फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि इन स्पाइट ऑफ डेस्पॉन्डेंस, वो ये कह रहा है कि लाइफ इज़ ऑलवेज अ स्ट्रगल। एक संघर्ष तो है जीवन। किसी का फाइनेंशियल संघर्ष है, किसी का जो है इमोशनल संघर्ष है, किसी का मॉरल संघर्ष है ना, किसी का एजुकेशन के लिए संघर्ष है। तो
हर व्यक्ति क्या है, एक संघर्ष से गुजर रहा है। तो इसलिए उसने कह रहा है कि द पोएट सीज लाइफ एज ए स्ट्रगल वेयर मैन ऑफन सफर्स पेन एंड लॉस ऑफ होप। जीवन में हम क्या देखते हैं, नुकसान, निराशा, हर जगह जो है आशा, कोई आशा ही नहीं है, कोई उम्मीद ही नहीं दिख रही है। फीस जमा करनी है, कैसे करनी है, काम नहीं चल रहा पापा का तो कैसे करना है, क्या है ये संघर्ष लेकिन करनी है। क्योंकि जो क्लास को व्यापन का साल रात तो नहीं करना है, रजिस्ट्रेशन कराना है। तो ये सब क्या है, एवरी डे दिस सच टाइप ऑफ चैलेंजेस वी हैव टू एक्सेप्ट, वी हैव टू फेस। लेकिन वो किस कब फेस कर पाते हैं, जब हमारे साथ जो है अपनों का सपोर्ट बना रहता है, अच्छे जो पल हैं उनका सपोर्ट बना रहता है। तो यहाँ पे द एक्सप्रेशन रेफर्स टू in spite of डिसअपॉइंटमेंट से मतलब है the expression refers to the suffering and hopelessness of man which he experienced at various junctures of life। जो जीवन में टाइम टू टाइम हम जो है जंक्शन, जीवन के कई सारे मोड़ ऐसे आते हैं जिनमें हमें ये चैलेंजेस मिलते हैं लाइफ में। हर एक के जीवन में कोई ना कोई परेशानी है, किसी के जीवन में किसी की तरह की है, किसी के जीवन में किसी तरह की है, कोई ऐसा नहीं है जो पूरी तरह से सुखी है ना। फिर अब तीसरी अगली लाइन में लोग क्या कह रहे हैं, ऑफ इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर, कि हम जो हैं ए मैन इज सो सेल्फिश, कि व्यक्ति इतना स्वार्थी है कि वो क्या करता है कि वो सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड है, अपने बारे में सोचता है। आज के टाइम में व्यक्ति कौन सोचता है दूसरे के बारे में, नोबडी, पहले अपने बारे में सोचेगा ना। जिस चीज़ से मेरे को फ़ायदा हो रहा होगा तो क्या आप दूसरे के लिए कहते कि नहीं चल सकते, अपनी फीस जमा करते हैं, मेरी रहने मेरे तेरे पास नहीं है ना, तू मेरे मैं दे देती हूँ अपनी फीस, ऐसा होगा? नो, सबसे पहले मुझे अपनी फीस जमा करनी है, मैं क्यों दूँ उसकी फीस, पहले मेरे पास है। तो ये क्या है, सेल्फ। तो कह रहे हैं कि मैन इज सो सेल्फ सेंटर्ड बाय नेचर, ये स्वभाव है ह्यूमन का, जिसको हम इनह्यूमन बोलते हैं। इसीलिए तो वी आर कॉल्ड इनह्यूमन, यानी हमारे अंदर ह्यूमैनिटी नहीं, इसलिए वो कहते हैं देयर आर ओनली ए फ्यू हु एंजॉय सच नोबलिटी ऑफ कैरेक्टर टू हेल्प अदर्स। जो सेल्फिश नहीं है, जो अपने बारे में सिर्फ नहीं सोचते, सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, केवल कौन है, वेरी फ्यू पीपल। फिर अब वो कह रहे हैं कि ऑफ कैरेक्टर एज टू राइज अबाउट देयर पैटी डिफरेंसेस, यानी जीवन में हमारे एक दूसरे से बहुत मतभेद होते हैं, कई बार नहीं बनती, लेकिन उसके बावजूद भी हमें उन सब लोगों के साथ लेके चलना पड़ता है। सबके साथ कुछ थोड़ी करके चलेगा, घर में मम्मी पापा पसंद है, जाओ निकल जाओ, या मैं चली जाती हूँ घर से, तो नहीं है पसंद, आप हो सकता है आप भी उनको पसंद नहीं हो, लेकिन फिर भी वो आपको घर से नहीं निकाल रहे आपके साथ रहने। क्यों? क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता कि हम हर चीज़ जो हमें नापसंद है उससे अपने आप को काट दें। वी हैव टू टेकल एवरी ऑड थिंग्स इन आवर लाइफ, जो हमारे जीवन में अजीब है, ये जो हमें नापसंद है, हर चीज़ को हमें साथ लेकर चलना पड़ता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें क्या करती हैं हमें, ये सारी जो जनरसिटी ऑफ कैरेक्टर है, इट rise above their petty differences and show magnanimity and generosity। हम दूसरों के प्रति क्या दिखाते हैं, दयालु वाला व्यवहार दिखाते हैं। On this earth there is surely a dearth, dearth यहाँ पर क्या मतलब है, scarcity, lack of something, किसी चीज़ की कमी होना, उसको बोलते हैं dearth। यानी पृथ्वी पर हर चीज़ की आपको मिलेगा कमी है, थोड़े अधिकतर लोगों को चाहिए लेकिन मैं केवल थोड़े लोग, सब कुछ पर्याप्त नहीं है ऐसा लगता है। Dearth of everything, scarcity of everything, lack of something, इसके लिए बोलेंगे ये भी है dearth का। तो फिर वो कह रहे हैं कि there is surely dearth or shortage of इसकी such noble souls, यानी ऐसी जो आत्माएं हैं, व्यक्ति हैं, कौन, जो जेनरस हैं, जो दूसरे के प्रति नोबल है, ह्यूमन है, वो क्या है, उनसे लोगों की तो बहुत कमी है इस पृथ्वी पर, है ही नहीं, मिलेंगे ही नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं ऑफ नोबल नेचर ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्क डेज मेड फॉर आर सर्चिंग। अब आगे वो क्या कह रहा है यहाँ पे कि जो हमारे जीवन में विच मेक्स, क्या हमें जो हमारे डेज हैं वो क्या ग्लूमी बनाता है, बिकॉज लाइफ इज स्ट्रगल फॉर ए सक्सेस। हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल होने के लिए स्ट्रगल कर रहा है ना, मम्मी पापा का के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं आपको अच्छी शिक्षा दिला के, आपकी हर जरूरी जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरी करके आपके जीवन को सक्सेसफुल, आप अपने जीवन में सफल हो जाएं, वहाँ तक आपको पहुँचाने के लिए ये स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड यू पीपल, आप इस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं, यू आर स्ट्रगलिंग टू कंप्लीट योर एजुकेशन। इसके लिए कर रहे हैं ना कि आपका जो क्या है, आपका जो इसके लिए स्ट्रगल है अपनी
स्ट्रगल इन लाइफ, आवर पाथ टुवर्ड्स सक्सेस गेट ऑब्स्ट्रक्टेड। और हमारा जो रास्ता है, जो सफलता की हमें ले जाता है, उसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, रुकावटें आती हैं, है ना, कि इतनी सारी रुकावटों के बावजूद, इतने सारे ऑब्स्टिकल, जिसको उन्होंने यहाँ पे कहा ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल अनहेल्दी एंड ओवर डार्क डेज, जो रास्ते अंधेरों से भरे हैं, जो निराशाओं से भरे हैं, जो रुकावटों से भरे हुए हैं, ऐसा रास्ता है जिसमें हमें चलना होता है अपने जीवन को सफल बनाने के लिए। तो उसके बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं, अपने जो सेल्फिशनेस है ऑफ आवर कलीग्स, उसके साथ ही हम उस धोखे के साथ ही जीते रहते हैं। वी सफर द पैंचेस, पैंचेस बोलते हैं डंक मारना किसी चीज़ का, किसी चीज़, कोई चीज़ आपको परेशान करे, उसको पैंचेस बोलते हैं। पैंचेस ऑफ डिफीट एंड लॉस ऑफ होप विच मेक्स आवर लाइफ सैड एंड क्या बनाती है हमारी लाइफ को, डिसडेनफुल। हमारी लाइफ को ये सारी चीज़ें पेनफुल बनाती हैं, परेशान भी देती हैं। जब हम दूसरों को, अपने साथ जो हमारे कलीग हैं, उनको देखते हैं सेल्फिश, इनह्यूमन, उसके बावजूद भी हम में से अपना रास्ता हमें निकालना होता है। किसकी हेल्प से, जो हमारे साथ अच्छी चीज़ों की यादें जुड़ी हैं, उनकी हेल्प से फिर भी हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। वी हैव टू, हमें बढ़ना ही होगा, ठीक है। फॉर टुडे 2 पैराग्राफ्स वी आर डूइंग and 3 more paragraphs we will do tomorrow. तो up to then go through all these 2 paragraphs. आप इसको अच्छे से करेंगे इनको, कि कैसे हम जो है इस अंधेरे से निकल के, किसकी हेल्प, कौन सी चीज़ें हमें हेल्प करती हैं, जो इन अंधेरों से, इन स्ट्रगल से भी हम जो है सफलता प्राप्त कर लेते हैं। कौन सी चीज़ें होती हैं, थिंक ऑफ ब्यूटी, जॉयफुल, उससे क्यों, जो हमारे साथ अच्छे लोगों का भी साथ है, जो अच्छे लोगों की यादें हैं, जो हमारे जीवन में अच्छी घटनाएं घटी हैं, उन सब की यादों के सहारे हम इस बुरे समय को भी काट लेते हैं, उसमें से भी अपने लिए रास्ता बना लेते हैं। उन रुकावटों से, उन पत्थरों को इधर उधर करके हम अपने रास्ते को स्मूथ बना के, वी हैव टू कैरी ऑन, वी हैव टू कीप ऑन, हमें आगे बढ़ते ही रहना होता है। तो उसमें हमारी जो सहायता करती है, वो कौन करती है, ए थिंक ऑफ ब्यूटी ऑलवेज। तो जो थिंक ऑफ ब्यूटी है हमारे जीवन में, वो जो हमेशा बढ़ती जाती है, कभी हमारी नथिंगनेस के में जो है नहीं जाती है। वो यादें, अच्छी यादें कभी ख़त्म नहीं होती हैं, वही हमें जीवन में, हमारे जीवन को सफलतापूर्वक जीने के लिए क्या करती हैं, केवल करती हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग and enjoy your day and complete your work in your notebook and 12th class जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करा रहे हैं। किसमें, जो आपका बोर्ड के लिए रजिस्ट्रेशन होना है, जिसकी आपको फीस देनी है अपनी क्लास टीचर को। डिपॉजिट योर फीस, दोज हैव नॉट डिपॉजिटेड येट, हरी अप वेरी सून, अदरवाइज योर पेरेंट्स विल फेस फॉर इट, अदरवाइज यू हैव टू पे योर फीस विथ लेट फीस टू द बोर्ड, देहरादून जाके जमा करनी होगी, स्कूल के पास से ख़त्म हो जाएगा काम। जैसे ही लास्ट डेट ख़त्म हुई, वो भी थोड़ी 1-2 दिन बढ़ गई है, इसलिए आप गए, वरना 21 तारीख उसकी लास्ट डेट दी गई एंड टुडे इज 23rd एंड इवन देन 11 ऑफ माई क्लास आर रिमेनिंग। साक्षी, शालिनी, शिवानी, करिश्मा, है ना, आकांक्षा, कितने सारे लोग रह रहे हैं, आर्या, वाई विल नॉट डिपॉजिट योर फीस, जल्दी से आइए और डिपॉजिट करिए अपनी फीस को। आर यू लिस्निंग मी? और सेकेंड थिंग, रजिस्टर योर नेम ऑन द NAP, माई एजुकेशन की जो न्यू पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से एक ऐप बनाया गया है विद्या भारती में, जिसमें एवरी स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना है, अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। 5 इवेंट्स हैं, जिनमें से किसी भी एक इवेंट्स में आपको पार्टिसिपेट करके अपना सर्टिफिकेट जो है वो स्कूल को भेजना है। इट इज़ कंपलसरी फॉर एवरीवन। बार बार मैं रिमाइंड करा रही हूँ, आपके बार बार मैं आपके मैसेज भेज रही हूँ, फ़ोन कर रही हूँ, इवन देन यू आर नॉट लिसनिंग। तो व्हाट डू यू वांट? आपके घर आके मैं रजिस्टर कराऊँ, फीस लेने के लिए आपके घर आऊँ? चलिए ठीक है, फिर मैं घर आती हूँ आपको, ओके, है ना। तो अगर आप नहीं चाहते मुझे अपने घर बुलाना, तो जल्दी से जल्दी फीस डिपॉजिट कर दीजिए। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय।